नमस्कार। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ओसीडी के साथ कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एसोसिएटेड हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के पर्सनैलिटी वाले लोगों को ओसीडी डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या इसको अगर उल्टे तरीके से देखें कि क्या ऐसे लोग जिनको ओसीडी डेवलप होता है, क्या उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि उनके ओसीडी सिम्टम्स में उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो होते हैं जो कि हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पर किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक पर्सनैलिटी कैरेक्टर स्टाइल होता है एक पर्सन का जिसके तरह से वो आम तौर पर बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं, कि जिस बेसिस पे वो खुद को और दूसरे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस में ऐसा कहा जा सकता है कि ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करेगा जो कि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट या टाइप को डिटरमाइन करता है या उसे डिस्क्राइब करता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि ओसीडी को प्रिडिक्ट करते हैं या उसे कॉज कर सकते हैं, उसका कारण बन सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिनको या तो ये कभी सवाल दिमाग में आया होगा कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग है जिसकी वजह से उनको ओसीडी डेवलप हुआ, या ओसीडी होते हुए भी उनमें कुछ अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि दूसरों से आमतौर पर अलग दिखाई देते हैं। यहां पर हम ये बात नहीं करेंगे कि ओसीडी जिन लोगों को होता है वो दूसरों से बिल्कुल यूनिक और डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं, बस किसी का लेवल ज्यादा होता है तो किसी का लेवल कम होता है। पर हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ओसीडी डेवलप करने वालों में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स थोड़ी ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में, लेवल में दिखाई देते ही हैं। तो उन्हीं कुछ ट्रेट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर कभी आपके दिमाग में ये ख्याल ना आया हो, ऐसा सवाल ना उठा हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनैलिटी और ओसीडी का कोई कनेक्शन है, तो इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है वो आपके बहुत काम आएगी और शायद आपको एक नई इंसाइट देगी, नया एक आइडिया, नया एक पर्सपेक्टिव देगी ओसीडी के बारे में सोचने में, ताकि ना ही सिर्फ आप अपने ओसीडी को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही साथ वो आपके ट्रीटमेंट में, आपकी रिकवरी में भी बहुत बड़ा रोल होगा इस जानकारी का, इस इंसाइट का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा सारी जानकारी को बेटर तरीके से समझने और जानने के लिए। तो अब बात करेंगे कि पर्सनैलिटी और ओसीडी का क्या कनेक्शन है। आमतौर पर जो सबसे कॉमनली जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ओसीडी के लोगों में अक्सर दिखाई देते हैं, वो होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्डरलीनेस का होना, मतलब हर चीज़ को बड़े ऑर्डर के साथ ऑर्गेनाइज करके रखने की, संभाल के रखने की उनको आदत होती है। परफेक्शनिज्म का होना, परफेक्टली एकदम बिल्कुल 100% कोई चीज़ उनको एक ही तरह से करनी और देखनी पसंद होती है। और साथ ही साथ थोड़ी इनडिसाइसिवनेस और नर्वसनेस, मतलब डिसीजन जल्दी ना ले पाना, थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन होती हैं, सही तरीके से वो दो चीजों के बीच की चॉइस को जज नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, अनसर्टेनिटीज रहती हैं, डाउट्स रहते हैं। और साथ ही साथ नर्वसनेस, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसा नेचर होना, टेंशन वाला नेचर होना, ये उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। ये आमतौर पर देखा और समझा जाता है। पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि रिसर्च क्या कहती है, किस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिसर्च में पाए गए हैं जो कि ओसीडी से सफर करने वाले लोगों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिनको कि मेजर किया जा सकता है, एसेस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कुछ क्वेश्चनियर्स की मदद से। कुछ प्रश्नावली होती हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास होती हैं, वो जानते हैं कि इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर से, मेजर्स या असेसमेंट टूल्स की मदद से किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को कुछ ट्रेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब बताया जा सकता है कि कुछ 5, 10, 15 कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिसके बेसिस पर किसी पर्सन की प्रोफाइल बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि ये पर्सन इन 3 ट्रेट्स पे हाई है, 2 पे लो है, 4 पे हाई है, 2 पे मीडियम है और 3 पे बहुत ही लो स्कोर करता है। तो ऐसे करके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की एक प्रोफाइल बनाई जा सकती है। कुछ पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर्स सबसे कॉमन तौर पे यूज किए जाते हैं। तो एक इन्हीं में से एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर इन्वेंटरी, TCI। इसमें पर्सनैलिटी को 7 अलग अलग कैटेगरीज में, या ये कहें कि 7 अलग अलग ट्रेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। तो कौन से वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं? पहला आता है नोवेल्टी सीकिंग। नोवेल्टी मतलब कुछ नया सीख करने की, ढूंढने की,
तलाशने की हमेशा एक चाह होना। कुछ लोगों का व्यक्तित्व होता है कि उनमें नॉवेल्टी सीकिंग हाई होती है, मतलब उनको हमेशा कुछ नया और कुछ बड़ा करने की फितूर होती है, या उनको बड़ा करने का शौक होता है, या उनका स्वभाव होता है। यहां हम बात करेंगे उनका ऐसा स्वभाव होता है, आमतौर पर वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो उनको नए आइडियाज के बारे में पढ़ना, नए आइडियाज के बारे में जानना, साइंस और जनरल नॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और बड़े सारे फैक्ट्स जानने की उनको चाह होती है, और कुछ नया करने का हमेशा उनको एक फितूर होता है। तो ये होते हैं वो लोग जो नॉवेल्टी सीकिंग में हाई होंगे, और इसी के ऑपोजिट होंगे वो लोग जिनको नएपन से कोई खासा अट्रैक्शन नहीं आता, और वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो बस रूटीन वर्क में या कंजर्वेटिव चीजों में ही स्पेंड करते हैं। नई चीजों से उनको बहुत आकर्षण महसूस नहीं होता। दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट होता है हार्म अवॉइडेंस। हार्म को अवॉइड करना, मतलब किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट हो, डरने वाला सिचुएशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जहां उनको लगे कि किसी तरीके का हार्म हो सकता है। हार्म मतलब चिंताएं होना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे मन में डर बने रहते हैं, चिंताएं बनी रहती हैं। तो ऐसे लोगों में हार्म अवॉइडेंस हाई होता है, इसका लेवल ज्यादा होता है। और इसी के ऑपोजिट जिन लोगों में ये हार्म अवॉइडेंस लो लेवल का होता है, उनके अंदर क्या होंगे, बड़े रिलैक्स्ड, बड़े काम, चिंता मुक्त रहने वाले लोग, ज्यादा ना सोचने वाले लोग, फ्री माइंड से काम करने वाले, बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली ना लेने वाले, जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होता है, ऐसा एटीट्यूड रखने वाले लोग होंगे। तो ऐसे लोग भी आमतौर पर हमें आसपास देखने में मिल जाते हैं। फिर आता है तीसरा ट्रेट, रिवॉर्ड डिपेंडेंस। रिवॉर्ड डिपेंडेंस का मतलब है कि कुछ लोगों में बड़ी श्योरिटी होती है कि वो जो भी कर रहे हैं, या जो भी सोच रहे हैं, या जिन भी गोल्स को वो अचीव कर रहे हैं, वो उनको मिल ही जाएंगे, वो उनको अचीव कर ही लेंगे। वो उनकी तरफ बहुत भाग दौड़ में, धक्का मुक्की में नहीं रहते। तो ये लोग जो होंगे बड़े वार्म, बड़े कूल, बड़े लविंग नेचर के, बड़े सेंसिटिव से दिखाई देंगे। ये दूसरों के प्रति बड़ी हमदर्दी जताते हुए दिखाई देंगे, और इनके साथ टाइम स्पेंड करके लगेगा कि हाँ, ये बड़े रिलैक्स्ड किस्म के लोग हैं, और ये बड़े श्योर होते हैं। इनको काफी क्लैरिटी होती है अपनी थिंकिंग में, अपनी इमोशंस में, अपनी एक्शंस में, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं या जो भी ये कह रहे हैं, उसका एक श्योर रिजल्ट इनको दिखाई देता है। ये जानते हैं कि जो करेंगे उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो रिवॉर्ड्स पर, मतलब कि जो फीडबैक है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, उस पर इनकी डिपेंडेंसी बड़ी क्लियर होती है। पर इसी के ऑपोजिट लोग कौन से होंगे, जो बड़े अलूफ, बड़े अनइमोशनल से, जिनको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी चीज को लेकर श्योर हैं, या ये किसी चीज को लेकर अप्रोच कर रहे हैं। इनमें अप्रोच बिहेवियर नहीं होता, ये थोड़ा दूर भागने वाले, दूर रहने वाले, कटे रहने वाले लोग होते हैं। ज्यादा अटैच नहीं करते लोगों के साथ खुद को। तो लविंग नेचर इनमें बहुत ज्यादा नहीं होता, एक्सप्रेसिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको लोगों को, सिचुएशंस को अप्रोच करने में बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं दिखाई देती, तो ये दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो रिवॉर्ड पर जो डिपेंडेंस है, मतलब कि रिवॉर्ड डिपेंडेंस मतलब कि कोई आउटकम, कोई रिजल्ट जो इनको मोटिवेट करता रहे, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तो अक्सर इनकी लाइफ में जो अचीवेबल टारगेट्स होते हैं, लोगों के साथ जो इनके जो रिलेशनशिप के गोल्स होते हैं, वो बड़े लिमिटेड और बड़े सीमित से होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा इनमें नहीं होती। नेक्स्ट चौथा ट्रेट आता है परसिस्टेंस। मतलब किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक परसिस्टेंस होना, एक कॉन्टिन्यूटी रहना, रेगुलरिटी रहना। ये नहीं कि किसी काम को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। मतलब कि जिन लोगों में परसिस्टेंस का ट्रेट हाई होगा, उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। वो डिपेंडेबल होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। किसी काम को करेंगे तो करीब करीब पूरा कर ही लेंगे। जबकि इसके उल्टे दूसरे लोग जो होंगे, जिनमें परसिस्टेंस का लेवल लो होगा, वो बहुत जल्दी किसी टास्क को छोड़ देंगे, पूरा नहीं करेंगे, डिपेंडेबल नहीं होंगे। हमेशा दूसरे लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं, या आसपास के जो रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, उनको पक्का नहीं रहेगा, उनको श्योर नहीं रहेगा कि इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। काम इनको दिया जाएगा तो कि पूरा कर भी देंगे कि नहीं, हो सकता है बीच में ना छोड़ दें। तो ऐसा थोड़ा नेचर इनका होता है कि ये जो लो परसिस्टेंस वाले होते हैं, वो थोड़े अनश्योर होते हैं और जल्दी चीजों को पकड़ के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक ट्रेट आता है इंपॉर्टेंट, पांचवा ट्रेट होगा सेल्फ डायरेक्टेडनेस। सेल्फ डायरेक्टेडनेस का मतलब है खुद को डायरेक्शन देने की टेंडेंसी। पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कहां पहुंचना है, क्या अचीव करना है। खुद को अलग अलग टाइम पर लाइफ में अलग अलग जो सिचुएशंस आ जाती हैं, अलग अलग टाइम पर हमारी लाइफ में हमारे रोल्स बदल जाते हैं, ट्रांजिशंस हो जाते हैं,
नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो अपने को डायरेक्शन दे पाना और चला पाना कि हम जहां जा रहे हैं लाइफ में, जहां आगे बढ़ रहे हैं, एक सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे। खुद को डायरेक्शन देना, खुद को संभाल लेना, खुद को स्टेबल बना के रखना, बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल तौर पे ये दिखाई देते हैं। तो वहीं इसके उल्टे कौन होंगे? जिनको लाइफ की डायरेक्शन कहां जा रही है पता नहीं, लाइफ के गोल्स बदलते रहेंगे, अनरिलायबल होंगे, अनट्रस्टवर्दी होंगे, अनस्टेबल से दिखाई देंगे। नेक्स्ट छठा ट्रेट आता है कोऑपरेटिवनेस। अगेन ये कुछ लोगों की कंपनी में, ग्रुप में, वर्क प्लेस पर, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच देखने में आते हैं ट्रेट्स, कि मतलब ये कितने कोऑपरेटिव हैं जिनमें ये ट्रेट हाई है। तो वो दूसरों के साथ काम करना, दूसरों के साथ मिलजुल के एक टीम की तरह काम कर पाना, अपना रोल किसी ग्रुप के अंदर पूरा पता होना, ऐसे ट्रेट, ऐसी क्वालिटीज ज्यादा होंगी जिनमें ये ट्रेट हाई होता है। तो वहीं इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो सिर्फ अपनी चलाता है, जो दूसरों के साथ काम नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ काम करेगा तो हमेशा अपनी चलाएगा, उसको लगेगा कि मैं हमेशा अपनी बात को ऊपर रखूं क्योंकि मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा जानता हूं। दूसरों के अंदर कमी ढूंढ लेगा जिसकी वजह से उसको लगेगा कि दूसरे को कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। तो कोऑपरेटिव होना या ना होना, इस तरीके से कुछ लोगों में ट्रेट हो सकता है। लास्ट ट्रेट आता है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ये एक ऐसा ट्रेट होता है जो कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों में अपने जीवन के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति बहुत गहरा मीनिंग डालता है। मतलब कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लाइफ में कुछ डीपर मीनिंग सर्च कर रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा मेजर कोई पर्पस तलाश रहे हैं, उनमें लाइफ को बहुत ही डीपली देखने की आदत है, लाइफ का कुछ बड़ा मकसद उनको लगता है कि होता है जिसको कि जाना जाए, अचीव किया जाए। वो स्पिरिचुअली अपने को किसी हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो दुनिया में जो आए हैं अपनी लाइफ का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, लाइफ को दूसरों की सर्विस में लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लिया जा सके और मे बी गॉड की या ह्यूमैनिटी की सर्विस में लगाया जाए। तो किसी ना किसी तरह से ये अपनी बाउंड्रीज को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, अपनी लिमिट से आगे जाने की कोशिश करते हैं, जितनी क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं इसका ऑपोजिट हुआ कि ऐसे लोग जिनका बहुत सीमित दायरे में उनकी सोच होती है, लिमिटेड उनके गोल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मीनिंग लाइफ के उनको कोई सीख नहीं करने, कुछ नहीं चाहना, लाइफ का बस एक बेसिक पर्पस, रोटी कपड़ा मकान, जॉब, परिवार, बिजनेस, बस ये चलता रहे काफी है। लाइफ को बहुत डेली रूटीन को बिल्कुल आराम से, सीमित दायरे में, सीमित एम्बिशंस के साथ पूरा करना चाहते हैं। लाइफ में कुछ बड़ा मीनिंग या बड़ा कुछ कनेक्शन जो है लाइफ में दूसरों के साथ, गॉड के साथ इतना नहीं देखते। रिलीजियस हो सकते हैं ये लोग, पर इनका रिलीजियस होने में कोई ऐसी क्वालिटी देखने में नहीं आएगी कि ये कुछ बड़ा पर्पस सर्च कर रहे हैं या कोई बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये रहे 7 ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर इन्वेंट्री के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इस इन्वेंट्री में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो अभी जो एक वर्जन है जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, उसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं। इन 140 क्वेश्चंस के थ्रू ये सातों की सातों डायमेंशंस को असेस किया जाता है और एक पर्सन को हाई या लो किसी ना किसी ट्रेट में डिस्क्राइब किया जाता है। ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर होता है, तो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट पूरा नहीं करता, पूछ पूछ के पूरा नहीं करेगा वो आपसे। आपको खुद ये क्वेश्चनर लेना पड़ेगा और उसके बाद इसमें मार्क करना पड़ेगा और तब आपके पूरे स्कोर्स को कैलकुलेट करके वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपस में मिक्सड अप होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में निकाल के एक साइकोलॉजिस्ट मेजर करता है और आपका लेवल बताता है। और एक नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि एक जनरली जो लोग जिस तरीके से स्कोर करते हैं उसके साथ आपका कंपैरिजन बिठा के बताया जाता है कि आप जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हाई हो या लो हो। मतलब आमतौर पर दुनिया भर में जिस तरीके के लोगों में ये ट्रेट मिलते हैं, लोगों में ये ट्रेट जिस मात्रा में मिलते हैं, उसके मुकाबले आपका ट्रेट का स्कोर हाई है या लो है, उसी बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्म्स के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। नॉर्म मतलब जो कि नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल जो दुनिया में देखने में आती है चीज। तो ओसीडी जिन लोगों को होता है उनके इनमें से कौन से ट्रेट हाई या लो होते हैं? ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में ओसीडी डेवलप होता है, बड़े सारे रिसर्चेस ऐसा बताती हैं कि उनमें हार्म अवॉइडेंस बहुत ज्यादा होता है। हार्म अवॉइडेंस मतलब कि खतरा परसीव करना, एंग्शियस रहना, चिंतित रहना, वरीड रहना, चीजों में बड़ी अनसर्टेनिटी ढूंढना, अनिश्चितता ढूंढना, इनडिसाइसिवनेस होना, इस तरीके के उनके जो देखने के नजरिए होते हैं जिसमें कि वो अक्सर बड़े चिंतित और बड़े डरे डरे दिखाई पड़ते हैं। डाउट करना, और डाउट भी इस तरह से करना कि हर चीज में कुछ नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करना। उनको अक्सर ऐसा लगता है कि चीजें जो है बड़ी अनसर्टेन है और कुछ नेगेटिव ही है जो हमारे साथ होने वाला है, या हमारे फेवर में जो चीजें हैं वो पॉजिटिव नहीं आएंगी, वो सब नेगेटिव आएंगी। तो वो अक्सर हर चीज में थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखकर उनमें नुक्स निकालेंगे, उनमें किसी तरीके की नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ओसीडी जिन लोगों को होता है उनमें नॉवेल्टी सीकिंग के स्कोर्स कम पाए जाते हैं।
बहुत ज़्यादा आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स या नए नए व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स में एक्सप्लोर करना अक्सर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़े ओपन माइंडेड हैं, हमारा तो दिमाग बड़ा नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना जानता है, चाहता है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। ये बात सही है कि बहुत से लोगों में अक्सर ऐसा देखने में आएगा कि वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर बात आ रही है ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोगों की क्या परसेंटेज है, ओसीडी से सफर करने वाले जो लोग हैं उनमें कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट ज्यादा मिलता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि नोवेल्टी सीकिंग ट्रेट ज्यादातर लोगों में जिनमें ओसीडी होता है उनमें कम पाया जाता है। फिर आता है रिवॉर्ड डिपेंडेंस, ये भी इनमें कम होता है। मतलब कि रिवॉर्ड के लिए डिपेंड रहना, जैसे कि इमोशनली थोड़ा अलूफ होना, कोल्ड होना, मतलब कि जैसे कि डिटैच्ड से हैं अपने एनवायरनमेंट से। हालांकि वो अपने अंदर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैं इनसे अटैच्ड हूं, मैं उनसे अटैच्ड हूं, पर डीप डाउन अपनी रिलेशनशिप्स में वो बड़े आइसोलेटेड और बड़ा अपने को कटा हुआ महसूस करने वाले होंगे। वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, बहुत इमोशनल वार्मथ को एक्सप्रेस करना, लोगों के साथ इस हद तक अटैच होना कि उनके प्रति, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होना, ये ट्रेट्स अक्सर देखने में नहीं मिलेंगे। फिर मैं यहां कहूंगा कि कुछ लोग आप में से सुनेंगे, वो कहेंगे नहीं मेरे में तो एक हॉट ट्रेट है। पर्सनैलिटी के क्वेश्चन जिस तरह से बनाए जाते हैं और जिस तरीके से इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बेसिस पर जो भी ज्यादातर रिसर्च है वो ये बताती है कि रिवॉर्ड डिपेंडेंस ओसीडी सफर करने वाले लोगों में कम पाया जाता है। तो इनको अपने गोल्स, अपनी एक्शंस, उससे मिलने वाला रिजल्ट, उस पर भरोसा कम होता है। उनको इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा लोगों के प्रति वार्मथ एक्सप्रेस करना या लोगों पर ट्रस्ट होना बहुत कम होता है, ऐसा कि इनमें देखने में मिलेगा। अक्सर ये डाउट बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओसीडी, जिसको कि डाउटिंग डिसीज, डाउटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, वो जो डाउट है कहीं ना कहीं जड़ में जो बैठा है, वो हर तरह से इनके अंदर एक तरीके की नेगेटिविटी लेकर आता है। फिर इसी के साथ सेल्फ डायरेक्टेडनेस भी कम दिखाई देगी। सेल्फ डायरेक्टेडनेस मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना या गोल्स के बारे में बड़ी क्लैरिटी होना, स्टेबिलिटी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम करना। तो अक्सर अपने गोल्स लाइफ में ये बदल सकते हैं, लाइफ में अपने गोल्स, टारगेट्स चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि अपने को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट और लास्ट आता है कोऑपरेटिवनेस भी काफी कम होती है उन लोगों में जिनको ओसीडी है। अक्सर ये किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, किसी ग्रुप सिचुएशन में अपने तरीके से चीजों को करना, अपने हिसाब से चीजों को मोड़ना, मोल्ड करना इनकी प्रेफरेंस होती है, इनकी आदत होती है। तो बहुत ज्यादा दूसरों के साथ घुल मिलकर काम करना, दूसरों की सुनना, दूसरों के कहे हुए में आकर उनकी बातों को मानकर उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ एग्रीमेंट देना, ये बहुत कम दिखाई देगा। अब फिर वही बात आती है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़े कोऑपरेटिव हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में 10, 20, 30% लोगों में कोऑपरेटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर ओसीडी है फिर भी, पर यहां मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो आमतौर पर ज्यादातर लोगों में अगर ऐसा देखा जाएगा तो पाया जाएगा कि उनके साथ ग्रुप में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर वो अपनी चलाने में, अपने को सही देखने में, अपने आइडिया, अपने परसेप्शन को सही मानने में, उसको ऊपर रखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये रहा एक तरीका जिससे कि पर्सनैलिटी और ओसीडी के लिंक्स को एक्सप्लोर किया गया है, उनको रिसर्चेज में देखा गया है। इसी के साथ और भी कई सारे पर्सनैलिटी मॉडल्स हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर ओसीडी के लिंक देखे गए हैं। अब एक बहुत कॉमन जो कि देखने में आता है वो होता है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल या 5 फैक्टर मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसमें 5 ट्रेट्स कॉमनली देखे जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और अगर आपने कभी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराया होगा तो आपके साइकोलॉजिस्ट ने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट का जो 5 फैक्टर मॉडल है उसमें 5 अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब जरूर किया होगा। या ऑनलाइन भी आप जब जाते हैं तो आपको जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के जो टेस्ट मिलते हैं वो आमतौर पर बिग 5 वाले ही होते हैं। तो इसके अंदर जो 5 ट्रेट्स होते हैं उनमें आते हैं न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन और साथ ही एग्रीएबलनेस। इसको हम ओशियन, OCEAN के तौर पर एक एब्रीविएशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस, N फॉर न्यूरोटिसिज्म। अब जो रिसर्च कहती है वो बताती है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेट जो कि ओसीडी पर्सन्स में मिलता है वो होता है न्यूरोटिसिज्म। साथ ही साथ कॉन्शियसनेस भी इनमें अक्सर ज्यादा पाया जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ऑर्डरलीनेस, डिसिप्लिन के साथ हर चीज करना, फिक्स रूल्स और कंडीशंस के साथ कोई चीज करना। दूसरा, न्यूरोटिसिज्म इनमें ज्यादा पाया जाता है।
टेंशन, वरी, एंजाइटी, अपसेट हो जाना, इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाना, फियर और बड़ी सारी नेगेटिव इमोशंस के प्रति उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। वरी करना और ओवर थिंक करना, ये भी इनके नेचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट, ओपननेस इनमें कम होती है, और जैसे हमने देखा था कि नॉवेल्टी सीकिंग भी कम होती है, उसी तरह से ओपननेस भी कम होती है। हार्म अवॉइडेंस ज्यादा होता है, न्यूरोटिसिज्म भी ज्यादा होता है। तो काफी सारे जो टीसीआई वाले और जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो आपस में मैच भी करते हैं, पर फिर भी कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स देखी जाती हैं। इसी के साथ एक्स्ट्रावर्जन भी ओसीडी सफरर्स में ज्यादा मिलता है, मतलब ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते। और जब बात आती है एग्रीएबलनेस की, तो वो भी इनमें कम पाया जाता है। एग्रीएबलनेस जुड़ा है कोऑपरेटिवनेस के साथ, तो ज्यादा एग्री करना किसी ग्रुप के अंदर, लोगों के साथ एक तरीके का मेलजोल बना के रखना, उनके हिसाब से चलना, या लोगों के साथ जैसे टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं उसके हिसाब से चलना, या अपनी चलाना कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ठीक है। तो एग्रीएबलनेस इनमें कम होगी, जैसे कि कोऑपरेटिवनेस भी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि काफी सारे ट्रेट्स दोनों क्वेश्चनियर्स में मैच करते हैं, दोनों प्रोफाइल्स मैच करती हैं ओसीडी सफरर्स में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में भी, कॉमन पॉपुलर जो थिंकिंग है, नरेटिव है, उसमें भी देखा जाता है कि ओसीडी जिन लोगों को है उनमें ज्यादा होते हैं। तो कौन से होते हैं? 5 ट्रेट्स ऐसे होते हैं। ये किसी पर्सनैलिटी थ्योरी मॉडल के हिसाब से हम नहीं बता रहे, किसी क्वेश्चनर के हिसाब से मैं नहीं बता रहा। ये जनरल हम कह सकते हैं कि हाँ, ये 5 ट्रेट्स ज्यादा होते हैं। देख के डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्लिनिशियंस डिस्क्राइब करते हैं, या ये कहें कि सारे अलग अलग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर्स का एक निचोड़ है, जो कि 5 ट्रेट्स हम कह सकते हैं कि देखने में मिलेंगे। और ये ट्रेट्स सिर्फ उन लोगों में नहीं मिलते जिनको ओसीडी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओसीआरडी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि DSM-5 में एक कैटेगरी है डिसऑर्डर्स की, जिसमें ओसीडी भी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आता है, हेल्थ एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आता है, और हाइपोकॉन्ड्राइसिस, ये वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें से काफी सारे डिसऑर्डर्स में ये कॉमन ट्रेट्स मिलते हैं। तो पहला आता है परफेक्शनिज्म। परफेक्टली काम को, अपने टास्क को करने की उनके अंदर एक बड़ी चाह होती है, बड़ा एक डिजायर होती है। फिर आता है इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन मेकिंग खराब होना, ठीक तरीके से डिसीजन ना ले पाना, क्योंकि दिमाग में बहुत डाउट होता है। तो जिस भी ऑप्शन पर जब वो सिलेक्ट करने जाते हैं, चूज करने जाते हैं, फिर दिमाग में आता है कि शायद ये ठीक डिसीजन है, कोई और तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्या ये ठीक चॉइस रहेगी, क्या कुछ और चॉइस लेना बेटर होगा। तो इस तरीके से हमेशा इनडिसाइसिव रहना, डिसीजंस ना ले पाना। नेक्स्ट आता है इंपल्सिविटी ज्यादा होना, कि कई बार ऐसा देखने में आएगा कि वो इंपल्सिव है, मतलब बिना सोचे समझे कई काम कर देते हैं, बिना सोचे समझे कई बार कुछ डिसीजंस ले लेंगे, रिलेशनशिप्स के, डेली लाइफ के, वर्क रिलेटेड डिसीजंस को लेने में बहुत थॉटफुल नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पर कई बार बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, और अगर सोचेंगे भी तो सिर्फ डर डर के सोचेंगे, और डर इतना ज्यादा उनके दिमाग में भर जाएगा क्योंकि वो उनका न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है, वरीज बहुत करते हैं। तो इस वजह से अक्सर उनके जो डिसीजंस होते हैं वो वरी, चिंताओं और डर की वजह से मोटिवेटेड होते हैं, बजाय कि उन्होंने सिचुएशन के किसी प्रोज एंड कॉन्स को, प्लस माइनस, जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उनको पूरा ध्यान में रखकर सारे ऑप्शंस को तरीके से इवेल्युएट किया हो। इसकी बजाय वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो फियर, एंजाइटी उनको ज्यादा मोटिवेट करती है अपने डिसीजंस के लिए, बजाय कि थॉटफुल डिसीजंस लिए गए हों, सोच विचार करके डिसीजंस लिए हों। तो ये इंपल्सिविटी होती है जो कि उनके बिहेवियर में देखने में आती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये कहें कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं उन एक्शंस के लिए, उन थॉट्स के लिए भी, जिसके लिए वो सीधे तौर पे पूरी तरह से जिम्मेदार है भी नहीं, और ना ही उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऐसा देखने में भी आ जाएगा कि उनमें गिल्ट भी बहुत होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो पूरी नहीं कर पाएंगे तो उनको लगेगा कि उनकी गलती है। तो मिस्टेक्स, एरर्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अपने अंदर अपनी मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। तो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसको वो ध्यान दे रहे हैं अपने अंदर, जो कि गलतियां हो सकती हैं क्योंकि वो ओवर रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो चेकिंग वाले और जो कई सारे दूसरे ओसीडीज होते हैं, उनमें ओवर रिस्पॉन्सिबल नेचर ही दिखाई देता है। जैसे कि हार्म ओसीडी है, कहीं मैं किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं अपने फैमिली मेंबर को। गंदगी वाला ओसीडी है, कहीं मैं चीज़ों को गंदा ना कर दूं, जर्म से इन्फेक्शन ना हो जाए। खाने पीने को लेकर हेल्थ रिलेटेड एंजाइटीज हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से खाना, ताकि कहीं कोई गलती से कोई ऐसी चीज़ ना खा लूँ, या कोई ऐसी चीज़ ना मैं डाइट में अपने इंक्लूड कर लूँ जिससे कि कोई हेल्थ को नुकसान हो। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ट्रेट्स हैं उनमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगेन आ जाता है इसमें भी न्यूरोटिसिज्म, मतलब थ्रेट को जरूरत से ज्यादा देखना,
खतरे ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करने की आदत होना, मतलब जितना खतरा है नहीं उसको जरूरत से ज्यादा खतरनाक मानना किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को या किसी को भी। डर होना, चिंताएं होना, ओवर थिंक करना, थिंकिंग को दिमाग से ना निकाल पाना, कोई एक पर्टिकुलर चीज पे अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो इस तरीके की चीजें ओवर थिंकिंग, रूमिनेशन, वरिंग से रिलेटेड उनमें भी हो सकती हैं। तो ये रहा पूरा डिस्कशन ओसीडी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। इसमें बस एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ये काफी हद तक एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे तो किसी पर्सन को ओसीडी होगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ओसीडी नहीं होता फिर भी ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने में आते हैं, पर उनमें कोई और दूसरा डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनमें भी ये ट्रेट्स देखने में आ सकते हैं। तो काफी सारे अलग अलग पर्सनैलिटी या जो दूसरे जो मूड एंजाइटी वाले डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये ट्रेट्स देखने में आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन ट्रेट्स की वजह से अक्सर लोगों की जो स्ट्रेस को, थॉट्स को, इमोशंस को हैंडल करने की जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब बहुत अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स आ रही हो, बहुत ज्यादा थॉट्स हम पर हावी हो गई हो, उनको हम संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, तो धीरे 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 ओसीडी की टेंडेंसीज जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं और कहीं ना कहीं ओसीडी पर्सन डेवलप कर सकता है। पर ये केवल एक रिस्क फैक्टर है पर्सनैलिटी, इसके अलावा और दूसरे कॉजेज या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होना भी जरूरी है। कुछ बायोलॉजिकल जेनेटिक रिस्क का होना भी जरूरी है, कुछ अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का इंपैक्ट होना भी जरूरी है, तो कई सारी और दूसरी एस्पेक्ट्स भी मौजूद होने जरूरी है जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सनैलिटी है तो ओसीडी होगा ही होगा, या सारे ओसीडी के जो लोग हैं उनके अंदर, सबके अंदर ये वाले पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं होता। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में जो मैं कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को, उसी से कंक्लूड करना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी का एनालिसिस लेना बहुत जरूरी है हर पेशेंट के लिए जिसको भी ओसीडी है या ओसीडी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी का एनालिसिस लेने से एक तो इंसाइट आती है, समझ में आता है कि हमारा डिसऑर्डर जो है वो किन वजहों से हुआ होगा या किस टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसका एक कंट्रीब्यूशन ओसीडी के सिम्टम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से देखने में आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉजल लिंक्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि थेरेपी अगर आप ले रहे हैं, मेडिसिन के ट्रीटमेंट की यहां बात नहीं हो रही, थेरेपी अगर आप ले रहे हैं तो थेरेपी में पर्सनैलिटी ट्रेट्स के एक्सट्रीम को मैनेज करना भी जरूरी होता है। क्योंकि कई लोग जिनमें बहुत परफेक्शनिज्म है, बहुत इनडिसाइसिवनेस है, डाउट बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि उनका बेसिक पर्सनैलिटी का नेचर हो सकता है, वरी बहुत करते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, न्यूरोटिसिज्म हाई है, तो हो यह सकता है कि इस टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से उनका ओसीडी जा ना रहा हो। कितनी भी मेडिसिन ले लो, कितने भी ट्रीटमेंट्स ले लो, आरटीएमएस ले लो, दवाएं ले लो, आयुर्वेदिक, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी कर लो, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर आपके नेचर में एक्सट्रीम है तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आपके ओसीडी पर हो सकता है। तो ये जो ओसीडी के जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी वाले, ये केवल और केवल थेरेपी में ही टैकल और टारगेट किए जा सकते हैं। आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है और आपको इन ट्रेट्स के एक्सट्रीम को कम करना जरूरी है। पर्सनैलिटी को एज सच बदलना जरूरी नहीं होता, पर्सनैलिटी में बहुत सारे ट्रेट्स बहुत फायदा देते हैं। कभी कोई वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स किस तरह से फायदा और नुकसान करते हैं। अडेप्टिव और मैल एडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम सभी में होते हैं, पर कुछ मैल एडेप्टिव ट्रेट्स जो कि ओसीडी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी वजह से या तो आपका ओसीडी बना है, हुआ है, या वो मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रीटमेंट आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो रहा। यहां तक कि सीबीटी भी कई बार सक्सेसफुल नहीं होती अगर हम कंपल्जन्स को, ऑब्सेशंस को हटाने की कोशिश करें, वो सीबीटी भी सक्सेसफुल नहीं होती अगर आपके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत एक्सट्रीम पर हैं। जैसे परफेक्शनिज्म अगर बहुत एक्सट्रीम पर है, न्यूरोटिसिज्म अगर बहुत ज्यादा है, तो ओसीडी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट की नजर से पर्सनैलिटी को जानना और पर्सनैलिटी को चेंज करना बहुत जरूरी हो सकता है, बहुत जरूरी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ओसीडी भी कम होगा। तो अपनी ओवरऑल लाइफ के अंदर परफेक्शनिज्म को कम करना, इनडिसाइसिवनेस को कम करना, मतलब डिसीजन मेकिंग बेटर करना, कोऑपरेटिवनेस लाना, दूसरों के साथ काम करने की आदत बनाना, हार्म अवॉइडेंस को कम करना, या ये कहें कि न्यूरोटिसिज्म को थोड़ा कम करना जरूरी हो सकता है। थोड़ा नॉवेल्टी सीकिंग करनी जरूरी हो सकती है, मतलब कुछ नई चीजों को ट्राई करना, नए ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज या नए बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज को अपनाना जरूरी हो सकता है।
साथ ही साथ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपका नेचर हो सकता है वो भी कम करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने से हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो, आपको वो अपने पर्सनैलिटी का जरूरी पार्ट लगता हो, बट उसको कम करने से आपका बहुत सारा जो दिमाग का प्रेशर, लोड, डाउट है वो कम किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी के बारे में अपने को एजुकेट करना, पर्सनैलिटी की कंट्रीब्यूशन समझना और साथ ही साथ पर्सनैलिटी को हील करने की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके ओसीडी से रिकवरी में। इनफैक्ट ओसीडी हो, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो, ओसीपीडी हो, जो कि अगेन एक पूरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही होता है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव लाइंस पे चलता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ओसीडी, ओसीपीडी सब लाई करते हैं, या हाइपोकॉन्ड्राइसिस, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, इन सब में थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी टाइप से कंटेंट जो होता है, कंपोनेंट, वो ऑब्सेसिवनेस का होता ही है। डिप्रेशन में भी ऑब्सेसिवनेस बहुत कॉमन हो सकती है कई लोगों में। तो इसलिए अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानना और उनको हील करने की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है ओसीडी से रिकवरी में। तो ये रहा फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको इस जानकारी से नई इंफॉर्मेशन मिली होगी और इस जानकारी का यूज करके आप अपने ट्रीटमेंट को अप्रोच करें और इससे इंसाइट लें और समझें अपने ओसीडी को और बेटर तरीके से जानें, ताकि आप एक बेटर डायरेक्शन दे पाएं खुद को और एक सही डिसीजन ले पाएं। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। धन्यवाद।